गुड मॉर्निंग। मैं राय जुडिशियल क्लासेस वाराणसी से डीके राय, और आज हम लोग जो मुस्लिम लॉ के जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम होगा डावर। उस टॉपिक का नाम होगा डावर, और डावर को मुस्लिम लॉ के अंतर्गत मेहर भी कहा जाता है। मेहर भी कहा जाता है। तो जो मेहर है या जो डावर है, सबसे पहली चीज तो हमें यह जानना होता है किसी भी टॉपिक को शुरुआत करते समय कि उसकी मीनिंग क्या होती है। तो मीनिंग क्या होती है, हम इस बात समझ सकते हैं कि कह सकते हैं कि डावर या मेहर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो मुस्लिम हस्बैंड द्वारा अपनी वाइफ को मैरिज के कंसिडरेशन के रूप में देनी पड़ती है। तो क्या हम लोगों ने सुना, हम लोगों ने चर्चा की कि जो मेहर होता है वो मैरिज के कंसिडरेशन के रूप में हस्बैंड द्वारा वाइफ को जो प्रॉपर्टी दी जाती है उस प्रॉपर्टी को हम डावर या मेहर कहते हैं। लेकिन इस बात को सिर्फ मैं नहीं, ये तो हम लोगों की मीनिंग हुई, कुछ विद्वानों ने भी, कुछ जुरिस्ट ने इसको डिफाइन करने के प्रयास किया है। अब हम उन जुरिस्ट के हिसाब से एक दो डेफिनेशन नोट कर लेंगे। तो आप चाहें तो नोट कर लें डेफिनेशन को। जैसे मुल्ला के अनुसार एक डेफिनेशन तो आप नोट करेंगे। मुल्ला के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मुल्ला, नोट करो कि डावर इज ए सम ऑफ मनी। Dower is a sum of money or other property which the wife is entitled to receive from her husband in consideration of the marriage। यानी डावर इज ए सम ऑफ मनी और अदर प्रॉपर्टी विच द वाइफ इज इंटाइटल टू रिसीव फ्रॉम हर हस्बैंड इन कंसिडरेशन ऑफ द मैरिज। लिख लें कि मेहर उस धनराशि या संपत्ति को कहते हैं, मेहर उस धनराशि या संपत्ति को कहते हैं जिसे पत्नी अपने विवाह के प्रतिफल के रूप में, जिसे पत्नी अपने विवाह के प्रतिफल के रूप में पति से प्राप्त करने की हकदार होती है। मेहर उस धनराशि या संपत्ति को कहते हैं जिसे पत्नी अपने विवाह के प्रतिफल के रूप में पति से प्राप्त करने की हकदार होती है। तो उसको हम मेहर कहते हैं। ये बात मुल्ला ने कही थी। इसी तरीके से विल्सन ने कहा है कि पत्नी जो अपने बॉडी को सरेंडर करती है हस्बैंड के सामने, उस सरेंडर के कंपनसेशन के रूप में जो प्रॉपर्टी या मनी प्राप्त करती है उसे हम लोग मेहर कहते हैं। यानी विल्सन महोदय ने कहा है कि पत्नी अपने शरीर के सरेंडर के रूप में जो कंसिडरेशन, जो प्रॉपर्टी, जो मनी प्राप्त करती है, उस कंसिडरेशन, उस मनी, उस प्रॉपर्टी को ही मेहर कहा जाता है। और तमाम जुरिस्ट ने इसे डिफाइन करने का प्रयास किया है, लेकिन सेंस सबका लगभग वही है कि वो मैरिज के कंसिडरेशन के रूप में प्राप्त। तो ये तो बात रही कि मीनिंग ऑफ डावर, यानी डावर क्या होता है। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि आखिर उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है। यानी डावर क्यों दिया जाता है। तो डावर क्यों दिया जाता है, इसके बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। एक दो जो है वो हम लोग इंपॉर्टेंट के रूप में देख सकते हैं। और इंपॉर्टेंट के रूप में क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट एक ये हो सकता है कि जो हस्बैंड का अनरेस्ट्रिक्टेड राइट है डिवोर्स
लिखेंगे तो समझ ज्यादा लग जाएगा कि जो हस्बैंड का, पहली चीज, जो हस्बैंड का अनरेस्ट्रिक्टेड राइट है डिवोर्स देने का, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सके। क्योंकि उनका जो मनमाना तरीका है कि कभी भी वो डिवोर्स दे सकते हैं, बिना ग्राउंड बताए डिवोर्स दे सकते हैं, तो उस डिवोर्स देने के राइट को प्रतिबंधित किया जा सके, इसलिए। दूसरा ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग ये कह सकते हैं कि पत्नी के सम्मान के प्रतीक के रूप में, यानी उसकी डिग्निटी को के लिए दिया जाता है डावर। उसके अलावा हम लोग ये भी कह सकते हैं कि उसके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, यानी उसके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए डावर दिया जाता है। तो डावर के बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, तो उसमें मेन ऑब्जेक्ट जो होता है वो यही होता है कि उसके फ्यूचर को सिक्योर करना, और उसका उद्देश्य होता है कि जो हस्बैंड का अनरेस्ट्रिक्टेड राइट है डिवोर्स देने का, उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सके। तो ये बात रही कि उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब हम चर्चा उसके आगे बढ़ते हैं, अगर ये बात समझ में आ गई हो। इसके बाद चर्चा करेंगे हम लोग, और वो होगा कि मेहर का सब्जेक्ट मैटर क्या हो सकता है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ डावर, यानी कि मेहर की विषय वस्तु क्या हो सकती है। तो मेहर की विषय वस्तु क्या हो सकती है, इसके संबंध में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हो सकता है। एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी यानी किसी भी प्रकार की संपत्ति हो सकती है। किसी भी प्रकार की संपत्ति में मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है, और साथ में एनी काइंड ऑफ, मतलब मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है। लेकिन शर्त यह है कि उसका कुछ वो वैल्यूएबल होनी चाहिए। वो उसका कोई मूल्य होना चाहिए। जरूरी नहीं कि वो रुपए के रूप में ही दिया जाए, वो मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी के रूप में भी हो सकता है, लेकिन उसकी कुछ न कुछ कीमत होनी चाहिए। दूसरी बात हम लोगों को जो ध्यान देना है वो है कि डावर के रूप में किस प्रकार की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, क्या नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, तो क्या नहीं हो सकता में पहली चीज अगर हम लोग देखें तो ये देख सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी उस समय एग्जिस्टेंस में नहीं, उस प्रॉपर्टी को मेहर का सब्जेक्ट मैटर नहीं बनाया जा सकता। जैसे अगले साल की फसल, ये सब्जेक्ट मैटर नहीं हो सकता क्योंकि वो एग्जिस्टेंस में नहीं। इसी तरीके से हम एक चीज देख सकते हैं कि जो मुस्लिम विधि के अंतर्गत जिन चीजों को हराम के अंतर्गत रखा गया है, जो हराम है मुस्लिम के अंतर्गत, वो भी सब्जेक्ट मैटर नहीं हो सकता। जैसे पिग का मीट यानी सुअर का मांस, इसी तरीके से हो सकता है शराब, ये सब हराम है मुस्लिम लॉ के अंतर्गत। तो ये शराब या सुअर का मांस जैसी चीजें सब्जेक्ट मैटर मेहर की नहीं हो सकती। अब तीसरी चीज, एक क्वेश्चन दिमाग में आता है हमारे कि क्या सर्विस मतलब सेवा, सर्विस हो सकता है सब्जेक्ट मैटर की नहीं। तो इसमें सुन्नी और शिया दोनों में अंतर। सर्विस माने सेवा, कुछ काम कर देना किसी के लिए, तो सुन्नी और शिया में कुछ अंतर है। यानी कि सुन्नी के अंतर्गत सर्विस मेहर का सब्जेक्ट मैटर नहीं हो सकता। सुन्नी विधि के अंतर्गत सर्विस यानी सेवा डावर का सब्जेक्ट मैटर नहीं हो सकता, लेकिन शिया लॉ के अंतर्गत हो सकता है।
ठीक। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी? हम लोगों ने देखा कि डावर की डेफिनेशन क्या होती है, हम लोगों ने ये भी देखा कि सब्जेक्ट मैटर डावर का क्या हो सकता है, और हमने ये भी देखा कि डावर दिए जाने का उद्देश्य क्या होता है, यानी ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने अभी तक चर्चा की। अब उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं माने अब हम डावर का क्लासिफिकेशन करें। क्लासिफिकेशन ऑफ डावर। क्लासिफिकेशन ऑफ डावर यानी कि मेहर का वर्गीकरण करेंगे। मेहर का वर्गीकरण से मतलब ये कि मेहर ऐसा भी तो हो सकता कि क्या विवाह के समय ही मेहर देना जरूरी होता है या विवाह के बाद दिया जाता है। तो विवाह के बाद दिया जाता है तो कब दिया जाएगा, इन सब चीजों को ही लेके हम लोग जो है क्लासिफिकेशन करेंगे डावर का। तो अगर हम डावर का क्लासिफिकेशन करते हैं तो दो चीजें निकल के आती हैं। स्पेसिफाइड डावर और प्रॉपर डावर। यानी इसको हम लोग कहते हैं निश्चित मेहर और इसको कहते हैं उचित मेहर। इसको एक और चीज कहते हैं, मेहर ए मुसम्मा, और इसको कहते हैं मेहर ए मिस्ल। मेहर ए मिस्ल, इसको और एक नाम से कहते हैं कस्टमरी डावर। यानी रूढ़िगत मेहर कहते हैं इसको। तो वो स्पेसिफाइड डावर यानी निश्चित मेहर और प्रॉपर डावर यानी कि उचित मेहर, इसको मेहर ए मिस्ल भी कहते हैं, कस्टमरी डावर भी कहते हैं, और इसको मेहर ए मुसम्मा कहते हैं। अब हम जब इसको बांटते हैं तो इसको भी हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। एक होता है प्रॉम्प्ट डावर और दूसरा होता है डिफर्ड डावर। एक प्रॉम्प्ट डावर और एक डिफर्ड डावर। प्रॉम्प्ट डावर को तात्कालिक देय मेहर भी कहते हैं और डिफर्ड को आस्थगित मेहर भी कहा जाता है। ठीक है, तात्कालिक देय और आस्थगित। तात्कालिक देय मेहर और आस्थगित देय मेहर क्या कहलाती है, अब हम लोग इसकी चर्चा करेंगे।
ठीक है। एक चीज और इसको कहा जाता है, प्रॉम्प्ट डावर और डिफर्ड डावर को तात्कालिक बल। एक होता है, इसका नाम मेहर ए मुअज्जल, इसको मेहर ए मुअज्जल कहते हैं, और इसको मेहर ए मुअज्जल का, मेहर ए मुअज्जल, मेहर ए मुअज्जल, मुअज्जल दोनों सेम नहीं है, एक मुअज्जल है और एक मुवज्जल, मतलब एक में ए है और एक में डब्ल्यू। मेहर ए मुअज्जल और मेहर ए मुअज्जल भी कहा जाता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, मुअज्जल ये होता है और ये होता है मुअज्जल। माने मुअज्जल और का मतलब अभी माने तत्काल, और मुवज्जल का मतलब ब मतलब बाद में। तो इस तरीके से भी हम लोग याद कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट मेहर यानी मेहर ए मुवज्जल जो होता है, अ का मतलब तुरंत देना अभी, और व का मतलब बाद में। अब एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे डावर की, कि जो स्पेसिफाइड डावर क्या होता है, प्रॉपर डावर क्या होता है, और प्रॉम्प्ट डावर क्या होता है, और डिफर्ड डावर क्या होता है। तो इसको हम मिटा कर देते हैं और फिर उसके बाद डिटेल में चर्चा करते हैं। पहले हम लोग स्पेसिफाइड डावर की चर्चा करेंगे। स्पेसिफाइड डावर की चर्चा हम लोग पहले करेंगे। अब ये है क्या, यानी निश्चित मेहर इसको कहते हैं। निश्चित मेहर इसको कहते हैं। निश्चित मेहर क्या कहलाती है, इसके बारे में जान लेते हैं। निश्चित मेहर या स्पेसिफाइड डावर वो डावर होती है जिसे पार्टी ने या उनके गार्जियन ने, जिन्होंने विवाह कराया है, विवाह के समय ही अगर डावर की जो धनराशि है, उस जो अमाउंट है, उसको अगर फिक्स कर लिया है, तो वो डावर जो कहलाता है वो स्पेसिफाइड डावर है। क्या मतलब, यानी कि जब पार्टी ने, जैसे ए और बी का मैरिज हो रहा है, और एट द टाइम ऑफ मैरिज ए और बी के बीच में डावर फिक्स कर लिया गया, तो उस प्रकार के डावर को हम स्पेसिफाइड डावर या निश्चित डावर या निश्चित मेहर कहते हैं। बात क्लियर? तो ये उनके द्वारा या उनके गार्जियन द्वारा उसी समय तय कर लिया जाता है, फिक्स कर लिया जाता है। अब हम एक चीज और जानेंगे। एक खासियत क्या हो गई कि एट द टाइम ऑफ मैरिज, ठीक है ना, ये कब फिक्स किया जाता है, एट द टाइम ऑफ मैरिज, यानी विवाह के समय पार्टी ने तय कर। इसकी दूसरी खासियत, या यूं कहें तो इसके संबंध में, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम में सिया में कुछ और बात है और सुन्नी में कुछ और बात है। मैक्सिमम की अगर हम लोग बात करें तो सिया के अंतर्गत मैक्सिमम धनराशि जो होती है वो 500 दिरहम होती है। सिया ला के अंतर्गत मैक्सिमम जो अमाउंट होता है मेहर का, वो 500 दिरहम हो सकता है। मिनिमम कितना हो सकता है, उसकी चर्चा हम बाद में करते हैं। सुन्नी शाखा के अंतर्गत हनाफी और मलकी, तो हनाफी के अंतर्गत 10 दिरहम, अरे
ठीक है, यानी कि हम बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम कितना हो सकता है मेहर का अमाउंट। तो सिया के अंतर्गत मैक्सिमम फिक्स है कि 500 दिरहम हो सकता है, मिनिमम अभी बाद में चल सकता है। सुन्नी शाखा के अंतर्गत मैक्सिमम तय नहीं है, कितना भी हो सकता है, मिनिमम तय है। अब हम मिनिमम के दोनों को देख लेते हैं। मिनिमम तो अगर हम बात करते हैं कि सिया शाखा के अंतर्गत मिनिमम कितना हो सकता है, तो जो गरीब मुसलमान हैं, जो गरीब मुसलमान होंगे वो कुरान की शिक्षा भी दे सकते हैं, कुरान की शिक्षा भी दे के मेहर को कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी कंसिडरेशन मान्य होता है। लेकिन सुन्नी शाखा के अंतर्गत हनाफी और मलकी, हनाफी के अंतर्गत मतलब सुन्नी शाखा के अंतर्गत मैक्सिमम फिक्स नहीं है, लेकिन मिनिमम जो है हनफी शाखा के अंतर्गत 10 दिरहम तक हो सकता है और मलकी शाखा के अंतर्गत 3 दिरहम तक हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। अब एक बात और समझ लेते हैं कि फिक्स नहीं है मैक्सिमम, तो ये तो हो सकता है। सिया शाखा के अंतर्गत मैक्सिमम 500 दिरहम जो है, अगर उससे ज्यादा हो जाएगा तो क्या विवाह वैलिड नहीं होगा? तब भी वैलिड होगा, विवाह की वैलिडिटी पर इसका कोई असर नहीं होता। लेकिन इसमें होता यह है कि वो ऐसे विवाह को जो है घृणित विवाह माना जाता है सिया ला के अंतर्गत। लेकिन मिनिमम तो आप कुछ होना तो चाहिए, तो कंसिडरेशन होना ही चाहिए। तो उसमें कहा गया है कि कुरान की शिक्षा भी अगर दे दी जाती है तो पर्याप्त कंसिडरेशन यानी पर्याप्त डावर मान लिया जाता है। सुन्नी शाखा के अंतर्गत मैक्सिमम फिक्स नहीं है, लेकिन मिनिमम फिक्स है। मिनिमम में 10 दिरहम या 3 दिरहम से कम नहीं होगा, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया। दूसरी बात, ये आगे बढ़ते हैं हम लोग इससे। तो अब दिमाग में आता है हमारे क्या मेहर गार्जियन तय कर सकते हैं कि नहीं? संरक्षक यानी मेहर की धनराशि, मेहर का अमाउंट क्या गार्जियन तय कर सकते हैं कि नहीं? और अगर गार्जियन ने मेहर का अमाउंट तय कर दिया तो क्या होगा? अगर बाद में वो जो क्या कहते हैं हस्बैंड है वो मेहर की धनराशि देने से इनकार करे तो क्या पर्सनली जिम्मेदार होगा गार्जियन? इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो गार्जियन के संबंध में यह है कि भाई गार्जियन कब मेहर की धनराशि तय करेगा? जब उस बच्चे की एज 7 से 15 के बीच में होगी। तो ऐसे मैरिज को हम जानते हैं, पिछले लेक्चर में चर्चा हुई है कि जब किसी जो हस्बैंड या वाइफ हैं उनकी एज 7 साल से ऊपर है लेकिन 15 साल से नीचे है, तो ऐसा मैरिज तभी वैलिड होता है जब गार्जियन द्वारा कराया जाता है। तो ऐसी दशा में गार्जियन ही मेहर का अमाउंट भी तय करता है। तो गार्जियन ने मेहर का अमाउंट जो तय किया है, अब बाद में अगर बच्चा या हस्बैंड जो है इनकार करे कि हम इतना नहीं देंगे तो क्या होगा? देखिए जनरल रूल ये होता है सुन्नी शाखा के अंतर्गत कि गार्जियन पर्सनली लायबल नहीं हो। अगर बाद में वो हस्बैंड इनकार करे तो वो पर्सनली लायबल नहीं होता। यदि उस बच्चे के पास कोई भी प्रॉपर्टी है तो वो बच्चे की प्रॉपर्टी उसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन तभी गार्जियन जिम्मेदार होता है जब उस हस्बैंड के पास कोई प्रॉपर्टी ही नहीं। हस्बैंड के पास जब कोई प्रॉपर्टी ही नहीं होगी तब उसके लिए गार्जियन जिम्मेदार होगा, अन्यथा गार्जियन जिम्मेदार नहीं। वो सुन्नी शाखा। लेकिन सिया शाखा के अंतर्गत जो है जिम्मेदार गार्जियन भी हो जाता है जब वो माइनर उसके लिए इनकार करता है।
अब हम इससे आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो हमने क्या कहा था, ये तो स्पेसिफाइड डावर यानी निश्चित मेहर की चर्चा हम लोगों ने की कि निश्चित मेहर जो होता है जब विवाह के पक्षकारों द्वारा विवाह के समय ही जब मेहर तय कर लिया जाता है तो वो निश्चित मेहर कहलाता है। अब हम निश्चित मेहर में हमने दो प्रकार देखे। एक प्रकार क्या था इसमें, पहला क्या था, प्रांत मेहर। प्रांत डावर यानी इसको कहते हैं तात्कालिक देय मेहर। ठीक है, अब ये क्या होता है, देखिए प्रांत डावर जो होता है, प्रांत डावर ऐसे डावर को कहा जाता है जो पार्टी ने जो तय किया है विवाह के समय, वो या तो विवाह के समय दे दिया जाए या जब भी वाइफ डिमांड करे तो उसको पेमेंट करना पड़े। क्या हमने बात कहा, हमने बात कही कि एट द टाइम ऑफ मैरिज यानी कि विवाह के समय ही इसका पेमेंट करना होता है, या फिर जब वाइफ डिमांड करे, यानी जब भी वाइफ डिमांड करेगी तो उसे देना पड़ेगा। अब जब उसको जरूरत हो उस हिसाब से डिमांड करे। तो ऐसी स्थिति में अब इसके बारे में हम एक दो बातें ध्यान रखते हैं। पहली चीज तो ये कि ये एट द टाइम ऑफ मैरिज दे होता है। दूसरी बात इसमें, या ऑन द डिमांड ऑफ वाइफ, यानी जब पत्नी उसकी मांग करे। अब बात यह है कि अगर पत्नी ने डिमांड किया और पति ऐसा डावर देने से इनकार करता है तो कोहैबिटेशन से रिफ्यूज कर सकती है, मना कर सकती है, कोहैबिटेशन से वो इनकार कर सकती है। कौन से मेहर में, प्रांत डावर में कोहैबिटेशन से इनकार कर सकती है। ध्यान ये रखना है कि कोहैबिटेशन से इनकार वो तभी कर सकती है जब विवाह के बाद कोहैबिटेशन नहीं हुआ। अगर कोहैबिटेशन हो चुका है तो वो कोहैबिटेशन से इनकार नहीं कर सकती प्रांत डावर। तो अगर नहीं हुआ है तो कोहैबिटेशन से इनकार कर सकती है। इसमें केस भी आप लोग चाहें तो नोट कर लें। अब्दुल कादिर वर्सेस सलमा के केस है। अब्दुल कादिर वर्सेस सलमा। अब्दुल कादिर वर्सेस सलमा का जो केस था उसमें एक पत्नी जो थी वो पति के साथ 3 महीने रही और फिर रहने के बाद अपने मायके चली गई और मायके से नहीं आती थी। और उसका ये था कि हम तब तक नहीं आएंगे जब तक कि हमारा डावर हमको नहीं दे दिया जाता। कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप कोहैबिटेशन से अब इनकार करने की हकदार नहीं है क्योंकि कोहैबिटेशन हो चुका है आप लोगों। हाँ, लेकिन कॉन्जुगल राइट्स के लिए जो केस फाइल किया गया था वो रिलीफ मिला हस्बैंड को, तो रिफ्यूज कर सकती है कोहैबिटेशन से। इतना ही नहीं, एक चीज और इसमें ध्यान देने वाली है कि जब भी वो डिमांड करेगी तो उसको तुरंत देना हस्बैंड। लेकिन अगर डिमांड करने के बाद जितना वो लेट करेगा उसके लिए वो उस पर इंटरेस्ट भी ले सकती है। जितना हस्बैंड डावर देने में डिमांड करने के बाद डिले करेगा उसके लिए उस पर उस मेहर का जो अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा उसको। ठीक, तो ये रहा हम लोगों का प्रांत डावर कि ये विवाह के समय दे होता है, देना पड़ता है।
या फिर अगर एग्रीमेंट में तय है तो जब भी वो डिमांड करेगी तब देना पड़ेगा। अगर नहीं दिया जाता तो रिफ्यूज कोहैबिटेशन से वो मना कर सकती है यदि उनके बीच कोई कोहैबिटेशन नहीं हुआ है। और अगली चीज, जब भी डिमांड की जाएगी और डिमांड देने में जितना डिले किया जाएगा हस्बैंड के द्वारा तो उस पर वो इंटरेस्ट भी प्राप्त कर सकती है। तो ये है आपका प्रॉम्प्ट डावर। अब हम दूसरा पढ़ेंगे। इसी में हम लोगों ने दो पढ़ा था। स्पेसिफाइड डावर में प्रॉम्प्ट डावर था यानी तात्कालिक दें, और दूसरा पढ़ा था डिफर्ड डावर यानी कि आस्थगित दें में। तो डिफर्ड डावर की हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि भाई स्पेसिफाइड डावर क्या होता है, तो स्पेसिफाइड डावर के बारे में बात करें। अब स्पेसिफाइड डावर में जो हमने पहला देखा था प्रॉम्प्ट डावर, प्रॉम्प्ट डावर के बारे में चर्चा हो चुकी है। अब हम लोग उसके दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं, यानी इसका जो दूसरा था डिफर्ड डावर। जो दूसरा पॉइंट था डिफर्ड डावर। डिफर्ड डावर यानी इसको आस्थगित कहते हैं, आस्थगित। ठीक है, तो ये डिफर्ड डावर क्या होता है? डिफर्ड डावर का मतलब ये होता है कि जब एक तो हमने प्रॉम्प्ट डावर में पढ़ा कि जो मनी, जो अमाउंट विवाह के समय ही या तो देना पड़ता है या फिर विवाह के बाद जब भी वाइफ डिमांड करे तब देना पड़ता है। तो ऐसा जो डावर होता है वो प्रॉम्प्ट डावर कहलाता है। लेकिन डिफर्ड डावर की एक अलग खासियत है। ये कब पेबल होता है? ये पेबल होता है ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज यानी विवाह के विच्छेद होने पर, विवाह के विच्छेद होने पर। अब ये डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज डिवोर्स से भी हो सकता है या डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो है पार्टी के डेथ से भी हो सकता है। तो जब भी विवाह पार्टी के बीच समाप्त होगा तब ये डिफर्ड मेयर पे होगा। या दूसरी चीज ये हो सकती है ऑन द ऑन द हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड। इनका मतलब है कि किसी निश्चित घटना के घटित होने, किसी निश्चित घटना के घटित होने। मतलब ये कि अगर पार्टी ने ये तय कर लिया कि ये मेहर की धनराशि जो है वो या तो हमारा विवाह समाप्त होगा तब दे होगा, या विवाह की धनराशि जो है वो तब दे होगा जब ये घटना हमारे लाइफ में घटे। वो कुछ घटना कुछ भी हो सकती है। तो फ्यूचर में ये घटना जब घटेगी तो मेहर की धनराशि। तो अगर इस कंडीशन के अंतर्गत मेहर की धनराशि तय की गई है तो वो जो डावर होता है वो डिफर्ड डावर होता है। जनरली इसका उद्देश्य यही होता है कि जब डिसोल्यूशन हो मैरिज का, ऐसी स्थिति में अब अपने आप को मेंटेन कैसे करे कोई मुस्लिम फीमेल, तो उसके लिए होता है कि वो सिक्योरिटी प्रदान करता है। क्योंकि मेंटेनेंस का राइट जो है इद्दत के बाद तो मुस्लिम धर्म में होता नहीं है, तो इसलिए ये चीजें उसको मदद करती हैं। तो ये डिफर्ड डावर कहलाता है। तो डिफर्ड डावर का मतलब ये हो गया कि देखिए एक बात तो ये है कि पत्नी भी डिफर्ड डावर जब तय कर लिया गया कि या तो विवाह समाप्त होगा तब पत्नी मांग सकती है, या फिर कोई ऐसी घटना जिस पर निर्भर करता है वो इवेंट होगा तब मांग सकती है। ऐसे मामलों में वाइफ उससे पहले इस प्रकार के डावर की डिमांड नहीं कर सकती, वो नहीं डिमांड कर सकती। और दूसरी बात, क्या हस्बैंड अगर उससे पहले देना चाहे तो दे सकता है कि नहीं? हाँ, तो हस्बैंड को ऐसा करने पर रोक नहीं है। अगर पत्नी चाहती है और हस्बैंड देना चाहता है उससे पहले तो उसको रोक नहीं है, वो दे सकता है। ये तो रहा डिफर्ड डावर।
अब अगली चीज जो है हम लोगों को प्रॉपर डावर देखेंगे। प्रॉपर डावर यानी उचित मेहर, मेहर एमएसले या कस्टमरी डावर क्या कहा। देखिए ये जो है यहां हमने जो बात की थी कि एट द टाइम ऑफ मैरिज, विवाह के समय ही पार्टी या उसके गार्जियन ने मेहर के जब अमाउंट तय कर लिया तो वो तो मेहर कहलाया स्पेसिफाइड। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मेहर का अमाउंट जो है एट द टाइम ऑफ मैरिज फिक्स नहीं किया, और हम जानते हैं कि बिना मेहर के एक मैरिज वैलिड हो ही नहीं सकती, तो इसलिए तब भी मेहर दिया जाना है। तो एक केस लिख लीजिए, हमीरा बीबी वर्सेस जुबैदा बीबी। हमीरा बीबी वर्सेस जुबैदा बीबी। हमीरा बीबी वर्सेस जुबैदा बीबी के मामले में प्रीवी काउंसिल ने यह बात कही थी कि जहां पार्टी ने मैरिज के समय पे तय नहीं किया कि अमाउंट कितना होगा डावर का, तो ऐसी स्थिति में कुछ प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए मेहर का अमाउंट तय किया जाएगा बाद में, और ऐसा अमाउंट क्या कहलाएगा, मेहर एमिसल यानी प्रॉपर या उचित डावर या कस्टमरी डावर। क्या, जब एट द टाइम ऑफ मैरिज मेहर तय नहीं किया गया लेकिन बाद में उसको फिक्स कर लिया गया कुछ प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए, तो वो डावर प्रॉपर डावर या उचित मेहर का। हमने बात की अभी कि कुछ प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए, मतलब कुछ सिद्धांतों कुछ नियमों को ध्यान में रखते हुए मेहर की धनराशि तय की जाती है। अब वो प्रिंसिपल्स क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? पर्सनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ वाइफ। जब विवाह के बाद मेहर को डिसाइड किया जाता है, कस्टमरी डावर को या प्रॉपर डावर को, तो उसमें किन किन चीजों को ध्यान में रखना होता है, तो वैयक्तिक योग्यता ध्यान में रखी जाती है उस स्त्री की। और वैयक्तिक योग्यता में बहुत सारी चीजें, कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी सुंदर है, और बहुत सारी चीजें उसमें ध्यान में रखा है। दूसरी बात, सोशल स्टेटस, माने उस स्त्री के पिता का सामाजिक स्थिति क्या है। इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ हस्बैंड, यानी कि पति की आर्थिक स्थिति क्या है। कस्टम एंड ट्रेडिशन ऑफ वाइफ्स पेरेंटल फैमिली, वाइफ्स पेरेंटल फैमिली। मतलब जब भी प्रॉपर डावर डिसाइड किया जाएगा तो उसमें पत्नी की वैयक्तिक योग्यता को ध्यान में रखा जाएगा, उसके पिता का सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखा जाएगा, पति की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखा जाएगा, और उस रूढ़ी और प्रथा को ध्यान में रखा जाएगा जो पत्नी के पितृपक्ष के, उसके जैसे उसकी दीदी या उसकी बुआ को जो मेहर की धनराशि प्राप्त हुई, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर डावर फिक्स किया जाता है। अब हम अगली बात करें
क्या अमाउंट ऑफ डावर जो फिक्स किया गया है उसमें बदलाव किया जा सकता है कि नहीं, यानी उसमें उसको इंक्रीज किया जा सकता है या डिक्रीज किया जा सकता है। तो देखिए, अगर हम बढ़ाने की बात करते हैं तो बढ़ाने का काम हस्बैंड कर सकता है, उस पर कोई रोक नहीं, और उस अमाउंट को कम करने का अधिकार वाइफ के पास होता है, उस पर भी कोई प्रतिबंध नहीं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, एक चीज ध्यान ये रखना है कि चाहे उस अमाउंट को कम किया जाएगा या बढ़ाया जाएगा, तो वो फ्री कंसेंट से ही होना चाहिए, वो फ्री कंसेंट से ही होना चाहिए। यानी कि अगर कंपल्सन में किसी प्रकार के से फ्री कंसेंट नहीं है तो वो उसको कम या ज्यादा किया जाना वैध नहीं होगा। एक केस लिख लिया जाए, नूरुन्निसा खानम वर्सेस ख्वाजे मोहम्मद सफरू। नूरुन्निसा खानम वर्सेस ख्वाजे मोहम्मद सकरू। नूरुन्निसा खानम वर्सेस ख्वाजे मोहम्मद सकरू का मामला ये था कि एक पत्नी का जो वाइफ थी उसका हस्बैंड डेथ कर गया। उस समय उससे ये एग्रीमेंट कराया गया और उस समय उसने जो मेहर का जो अमाउंट था उसको कम करने का एग्रीमेंट किया। माना गया कि वो फ्री कंसेंट नहीं था, इसलिए वो अमाउंट ऑफ मेहर कम नहीं हो सकता। ठीक, ये भी बात हो गई हम लोग। और एक बहुत छोटी सी बात ये देख लेते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि मेहर तय तो कर लिया, मैरिज भी हो गया, लेकिन कभी कभी मैरिज जितना चलना चाहिए उतना चलता नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि कोहैबिटेशन हुआ नहीं, उससे पहले ही मैरिज समाप्त हो गई, या कभी कभी कोहैबिटेशन होने के बाद मैरिज समाप्त होती। तो उन मामलों में कितना दिया जाता है उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो दो चीजें हमको ध्यान देना होता है। वैलिड मैरिज में कितना, वैलिड मैरिज में कितना, वैलिड मैरिज में होता है कि अगर वैलिड मैरिज हुआ और उसके बाद कोहैबिटेशन नहीं हुआ और उसी समय विवाह, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो गया, तो ऐसी स्थिति में पत्नी जो है वो मेहर का आधा प्राप्त करने की हकदार है। अगर कोहैबिटेशन नहीं हुआ है तो मेहर की आधी धनराशि प्राप्त कर सकते। लेकिन अगर कोहैबिटेशन एक बार भी हो तब वो पूरा का पूरा मेहर प्राप्त करने की हकदार है। तो ये बात कि वैलिड मैरिज में कोहैबिटेशन नहीं हुआ तो वो सिर्फ आधा मेहर, और कोहैबिटेशन हो जाने के बाद वो पूरा मेहर प्राप्त करने की हकदार हो जाता है। अब दूसरी बात, इर्रेगुलर मैरिज में क्या होता है? इर्रेगुलर मैरिज में अगर कोहैबिटेशन नहीं हुआ तब वाइफ किसी प्रकार का मेहर प्राप्त करने की हकदार नहीं। इसमें क्या थी, आधा पा जाती थी। लेकिन इर्रेगुलर मैरिज में अगर कोहैबिटेशन नहीं हुआ है तो वो कुछ भी प्राप्त करने की हकदार नहीं। कोहैबिटेशन हो जाने के बाद वो पूरा प्राप्त करने के लिए। तो ये छोटी सी बात थी, ये ध्यान रखना था हम लोग। और इस तरीके से हम लोगों का ये टॉपिक जो डावर का है वो कंप्लीट हो गया है। एक चीज इसमें और रह गई है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं उसकी चर्चा इसमें नहीं करूंगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसकी चर्चा करूंगा कि मेहर का न देने पर, मेहर के न दिए जाने पर वाइफ के क्या क्या राइट होते हैं। वो बात अभी अलग टॉपिक में वो इंपॉर्टेंट दिया जा रहा है। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं फिर से। पहले हम लोगों ने चर्चा की थी मीनिंग, यानी मेहर या डावर क्या होता है। उसमें हम लोगों ने देखा कि वो एक ऐसा कंसिडरेशन होता है जो वाइफ हस्बैंड से प्राप्त करने की हकदार होता है। ये है था मेहर की डिफिनीशन या उसकी मीनिंग। उसके बाद हम लोगों ने मेहर का ऑब्जेक्ट देखा। ऑब्जेक्ट में ये देखा कि वो उसके सिक्योरिटी के लिए होता है, उसके डिग्निटी के लिए होता है, उसके जो हस्बैंड का अनरिस्ट्रिक्टेड राइट है उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए होता है। अगली चीज हम लोगों ने देखी थी सब्जेक्ट मैटर क्या हो सकता है। सब्जेक्ट मैटर में हम लोगों ने देखा था कि भाई कुछ भी हो सकता है, उसकी कीमत होनी चाहिए,
लेकिन कुछ चीजें नहीं हो सकती जो मुस्लिम विधि के अंतर्गत हराम है, सुअर, शराब का मांस या फ्यूचर में होने वाली प्रॉपर्टी, ऐसी चीजों को डावर के रूप में नहीं दिया जा सकता। उसके बाद हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया। क्लासिफिकेशन में हमने 2 प्रकार की चीजें देखी, एक स्पेसिफाइड डावर, प्रॉपर डावर। स्पेसिफाइड डावर का मतलब जब विवाह के समय ही डावर तय कर लिया गया तो स्पेसिफाइड डावर। ये 2 प्रकार का, प्राम्प्ट और डिफॉल्ट। प्राम्प्ट का मतलब विवाह के समय दे दिया जाना या जब भी पत्नी मांगे तो दे दिया जाना। डिफॉल्ट का मतलब किसी घटना पर निर्भर करता है या विवाह के समाप्त होने पर निर्भर, तो वो डिफॉल्ट में आता है। फिर प्रॉपर में है, यानी जब विवाह के समय उस अमाउंट को फिक्स नहीं किया गया, डावर को फिक्स नहीं किया गया, तो वो बाद में फिक्स किया जाता है और इसलिए उस पर कुछ चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। उसकी व्यक्तिगत काबिलियत कितनी है, उसके पिता की सोशल स्टेटस कैसा है, उसके हस्बैंड का इकोनॉमिकल कंडीशन कैसा है, उसके बहन या उसके बुआ यानी उसकी बहन और उसके पिता की बहन को कितना मेहर मिला था, उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। और ये बात हमीरा बीवी वर्सेस जुबैदा बीवी के मामले में कही गई थी। धन्यवाद। बाकी की चीज़ें अगले लेक्चर। धन्यवाद।